जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग लासा मासा पढ़ चुके हैं और इसी पर हम लोग आज प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। और प्रैक्टिस सेशन में जैसा कि बता दें आपको कि प्रैक्टिस सेशन का जो क्वेश्चन पेपर होगा ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। सूर्या क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे कैपिटल में आपको सूर्या लिखना है और कैपिटल में ही क्लासेज लिख के जब सर्च करेंगे तो मिलेगा। यदि किन्हीं कारणों से आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो टेलीग्राम पर ही 9452531447 पर आप मैसेज करेंगे और इस टेलीग्राम चैनल में आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आवश्यक सूचना है। इसलिए क्वेश्चन पेपर आपको क्वेश्चन बार बार बोर्ड पे नहीं लिखा जाएगा, इससे ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग। लासा मासा में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है एक बार रैंडमली देख लेते हैं। HCF और LCM, HCF एंड LCM, इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले LCM और HCF में हम लोगों ने जाना कि अपवर्त क्या होता है। ठीक है, अपवर्त क्या होता है। इसी के साथ में अपवर्त को हम कह सकते हैं मल्टीपल। क्या कह सकते हैं? मल्टीपल। इसके बाद हम लोगों ने जाना कि समापवर्त क्या होता है। समापवर्त क्या होता है, इसको कह सकते हैं कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अपवर्तक क्या होते हैं। अपवर्तक को कहते हैं फैक्टर, या इसी को बोलते हैं क्या, गुणनखंड। ठीक है, इसी को बोलते हैं गुणनखंड। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि समापवर्तक क्या होता है। समापवर्तक को बोलते हैं कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर। ठीक है, देखते हैं इन चारों चीजों में अंतर क्या है। बहुत ही सामान्य बातें हैं लेकिन इसमें अंतर स्पष्ट करना। देखते हैं अपवर्त क्या होता है। मल्टीपल लिखा हुआ है, मल्टीपल यानी गुणा। ठीक है, जैसे 2 का अपवर्त ज्ञात करना है, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे यानी 2 का गुणा या 2 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो अपवर्त हो जाएगा मल्टीपल। समापवर्त क्या होता है? किन्हीं 2 संख्याओं का कॉमन मल्टीपल यानी उभयनिष्ठ अपवर्त। जैसे 2 और 4 है या 2 और 6 है तो 2 का 2, 4, 6, 8 ऐसे होगा। 6 का होगा 6, 12, 18 ऐसे होगा। तो ये 6 देखो यहाँ पर कॉमन निकल रहा है और यहाँ पर भी 6 कॉमन निकल रहा है। ऐसे ही 12 कॉमन निकलेगा, फिर 18 कॉमन निकलेगा। यहाँ से हमको 2 की पॉइंट मिलते हैं कि किन्हीं 2 संख्याओं के समापवर्तों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं? क्योंकि संख्याएं जो हैं वो अनंत तक हैं और इसके अपवर्त भी अनंत तक निकलते जाएंगे। तो हम किन्हीं 2 संख्याओं के समापवर्त यानी कॉमन फैक्ट मल्टीपल को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यानी अनंत होगा। ठीक है, और अपवर्त से क्या निकल के बातें आती हैं? किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त वह संख्या स्वयं होती है। ठीक है, जैसे 2 का सबसे छोटा अपवर्त 2 स्वयं है, परंतु सबसे बड़ा अपवर्त ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्योंकि संख्याएं अनंत तक होती हैं। ठीक है, 2 का सबसे बड़ा अपवर्त, आप कोई कहेगा 4 है, फिर अगला कहेगा 6 है, फिर अगला कहेगा 8 है, फिर अगला कहेगा 10 है। इस प्रकार से आगे वाली संख्या ज्ञात होती जाएगी और अनंत तक संख्याएं हैं, इसलिए अपवर्त का सबसे बड़ा अपवर्त क्या होगा ये हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अपवर्त और समापवर्त में आप लोगों ने अंतर स्पष्ट किया। अब हम देखते हैं अपवर्तक क्या होता है। ठीक है, अपवर्तक यानी फैक्टर, किसी भी संख्या का गुणनखंड। जैसे 12 है, 12 कितनी संख्याओं से कटेगा या कितनी संख्याओं से विभाजित होगा। जैसे 12 1 से विभाजित होगा,
12 2 से विभाजित होगा, 12 3 से विभाजित होगा, 12 4 से विभाजित होगा, 12 6 से विभाजित होगा और 12 स्वयं 12 से विभाजित होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 12 के जो फैक्टर हैं वो 1 2 3 4 6 और 12 होंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या ज्ञात हुआ कि किसी भी संख्या का अपवर्तक, सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है तथा सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं होती है। ठीक है, ये की पॉइंट ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर से दोहराते हैं, किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है तथा सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं होती है। अब हम लोग समापवर्तक की बात करते हैं। समापवर्तक क्या है? दी गई संख्याओं का, जैसे 12 है और 16 है, दी गई संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड या उभयनिष्ठ या कॉमन फैक्टर जो भी होगा। ठीक है, जैसे 12 का क्या क्या गुणनखंड है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। वैसे 16 का क्या है? 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, फिर 6 नहीं है, 8 है और 16 है। अब देखो यहाँ पर कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, फिर क्या है? 4 है, 3 फैक्टर हैं। तो इनके समापवर्तक कौन कौन से हैं? 1 2 और 4 हैं। ठीक है, यहाँ से ये निकल के आया कि समापवर्तकों की संख्या सीमित होती है, अर्थात इन्हें ज्ञात कर सकते हैं। समापवर्तकों की संख्या, वर्तकों की संख्या सीमित होती है, इन्हें ज्ञात कर सकते हैं तथा किन्हीं भी दो संख्याओं का सबसे छोटा समापवर्तक क्या होगा? 1 होगा। इन चारों चीज़ों में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे क्या आता है? इसके आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि संख्या का कैनोनिकल रूप पढ़ा था। हम लोगों ने क्या देखा था? संख्या का कैनोनिकल रूप देखा था कि संख्याओं को किसमें व्यक्त करना है? संख्याओं को संख्याओं के आधार को क्या करना है? संख्याओं के आधार को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना। अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना या लिखना। यानी क्या? जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 ऐसे आधारों में तोड़ना है। ठीक है, अब जैसे कोई भी संख्या अपने कैनोनिकल रूप में दी गई है, यहाँ से सवाल बनते हैं। जैसे कोई संख्या n है, n का a जो है a की पावर x है, b की पावर y है और c की पावर z है, जहाँ a b c क्या हैं? अभाज्य हैं, अभाज्य संख्या हैं। तो क्या होगा? तो यहीं से फार्मूले निकल के आए थे। क्या? संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, क्या? अभाज्य गुणनखंड क्या बने थे? x प्लस वाई प्लस जेड। और कुल गुणनखंड क्या? कुल गुणनखंडों का फार्मूला क्या था? कुल गुणनखंड x प्लस 1, अगले ब्रैकेट में y प्लस 1, अगले ब्रैकेट में z प्लस 1, ये बना था कुल गुणनखंडों की संख्या। अच्छा, युग्मों की संख्या पूछी जाए तो सारे फार्मूले लिख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे अभ्यास करेंगे। युग्मों की संख्या के लिए 1/2 ब्रैकेट में x प्लस 1, अगले ब्रैकेट में y प्लस 1, अगले ब्रैकेट में z प्लस 1, ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा बड़े वाले में। ठीक है, युग्मों की संख्या हो गई। हमने अभाज्य गुणनखंड देखा, कुल गुणनखंड देखा और युग्मों की संख्या। अब क्या है? एक बचा हुआ है योगफल। योगफल को हम लोग फार्मूले में, योगफल को क्या करते हैं? यदि
ए की पावर 1 प्लस ए की पावर 2 अप टू सो ऑन कहाँ तक, ए की पावर एक्स तक। एक ब्रैकेट में रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में बी की पावर 1 प्लस बी की पावर 2 अप टू सो ऑन कहाँ तक, बी की पावर वाई तक। ऐसे ही तीसरे में रहेगा। इस प्रकार से हल करते हैं, योगफल ज्ञात करते हैं। इन सब के फार्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोगों ने जाना कि किसी भी संख्या का मासा क्या होता है। मासा होता है बड़ी से बड़ी संख्या, फिर लिख देते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। और लासा क्या होता है, लासा होता है वह न्यूनतम संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। क्या कर दे, दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। अब देखिए 12, 24 और 36 इन तीनों का मासा और लासा बताते हैं। मासा की परिभाषा में कहा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं विभाजित हो जाए। ठीक है, अब इन तीनों का मासा ज्ञात करना है। मासा क्या है इसका, एचसीएफ है 12 और एलसीएम क्या होगा 72 होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। अब मासा जो है इसका, मासा 12 है। परिभाषा कह रही है आपकी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं विभाजित हो जाएं। तो 12 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर देगा। देखते हैं, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36। 12 सबसे बड़ी संख्या है। क्या 24 से तीनों संख्याएं विभाजित होंगी? नहीं, 36 से भी केवल 36 ही विभाजित होगा, 24 से केवल 24 विभाजित होगा। परंतु 12 से क्या, 12 से तीनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, इसीलिए 12 इनका एचसीएफ है। ऐसे ही हम लोगों ने एलसीएम देखा। एलसीएम में वह न्यूनतम संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। अब पलट जाता है मामला यहाँ पे। 72 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसमें भाग देने से 12, 24 और 36 तीनों संख्याओं को ये विभाजित करेगा। जैसे 12 छंग 72, 24 तिया 72, 36 दूना 72। तो ये परिभाषाएं और ये इनके फैक्ट थे। अब हम लोग मासा और लासा निकालना विभिन्न सवालों से सीखेंगे। ये इतना था इस चैप्टर में। अब इसके हम लोग सवाल करेंगे। सवाल करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, पहला प्रश्न है आपका 720 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताएं। अब 720 के कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड चलिए देखते हैं। 720 को पहले क्या करेंगे, इनको संख्या के कैनोनिकल रूप में लिखेंगे और ऐसा करने के लिए हमें इनका गुणनखंड करना होगा। 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 9 18, फिर 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 पंचे 10, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे 3 बचे 15 और फिर 5 से काटेंगे 1 आएगा। यानी हम लोग 720 को लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। अब देखो यहाँ पर 2
3 और 5 क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। और किसी भी संख्या को उनके कैनोनिकल रूप में विभक्त करने के लिए उनके आधार अभाज्य होने चाहिए। यही बात हम लोग अभी पिछले फैक्ट में सीखे हैं। संख्या को हमने कैनोनिकल रूप में बता दिया। अब कुल गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? कुल गुणनखंड बराबर यदि a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z हो, इसको ऐसा लिख देते हैं, अब मिटाएंगे नहीं अंत तक। a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z। तो क्या करते हैं? कुल गुणनखंड x प्लस 1 मल्टीपल y प्लस 1 मल्टीपल z प्लस 1। चलो यहाँ से मान निकालते हैं। x बराबर 4 धन 1, अगले ब्रैकेट में y बराबर 2 धन 1, z बराबर 1 धन 1। अब होगा 5 गुणे 3 गुणे 2, 5 3 15 दूना 30, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या क्या आई? 30 आई। इस प्रकार से आपका ये पहला क्वेश्चन हल हुआ। ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना था। यहाँ से पेपर में सवाल बनते हैं कुल गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंडों पर। इसको मिटाते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है 144, सेकेंड नंबर है। 144 के अभाज्य गुणनखंड बताएं। 144 के अभाज्य गुणनखंड बताएं। तो 144 के अभाज्य गुणनखंडों को ज्ञात करने के लिए 144 को लिख सकते हैं 16 गुणे 9। अब हमने ऐसा कैसे लिख दिया, तो इसको आप अगर नहीं जानते तो यहाँ से ऐसे ज्ञात करिए। 2 7 14, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 18, 2 9 3 और 3। इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2। अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। अभाज्य का फार्मूला क्या होता है? अभाज्य का फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड। जेड का मान यहाँ पर नहीं दिया गया है, जेड बराबर 0 रख देंगे। 4 धन 2, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? 6 है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। ठीक है, इसी प्रकार से अगला सवाल 180 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे? तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटाते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 180 के सभी विषम गुणनखंड बताइए। अब ये आपके लिए नया है, विषम गुणनखंड। सबसे पहले वही करेंगे, 180 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 45, 3 15, 3 5। इस 180 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीपल 3 की पावर 2 मल्टीपल 5 की पावर 1। अब इसमें ये बताएं कि सम गुणनखंड यही तो हो सकता है, सम संख्या वाला गुणनखंड सम होगा। तो विषम को ज्ञात करने के लिए सम वाले को छोड़ दीजिए, यही 2 वाला छोड़ दीजिए। ठीक है, सभी विषम गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो विषम को ज्ञात करने के लिए इसको कर दीजिए 2 धन 1, यानी x को नहीं लेंगे ना, तो y प्लस 1 और z प्लस 1, जहाँ x जो है ये सम है। तो y का क्या है? 2 धन 1 और अगले ब्रैकेट में 1 धन 1, ये हो जाएगा 3 गुणे 2, 3 दूना 6। विषम गुणनखंड कितने हुए? 6 हुए। और अगर यहीं पर मात्र सम गुणनखंडों की संख्या पूछता तो 2 1 3 होगा।
ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। विषम पूछा गया है तो विषम सम को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ के और सारे गुणनखंड बताइए क्या क्या है। अब यहाँ पर निकालना हो तो निकाल लीजिए 180 के विषम गुणनखंडों को। 180 के विषम गुणनखंड निकालिए, क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 90। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 गुणे 180 अंश, दूसरा करेंगे 2 गुणे 90, तीसरा करेंगे 3 गुणे 45, चौथा करेंगे 4 गुणे 4 3 12, ये होगा 3 से भाग देंगे, 3 5 15, 3 5 15, 3 से घटेगा क्या, 3 6 18, 60 होगा। और 4 से करेंगे तो 4 4 16 45 होगा। 5 से करेंगे तो 5 3 15 और 5 6 30 36 होगा। 6 से करेंगे तो 6 गुणे 30 होगा। 7 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 7 दूनी 14, 4 नहीं कटेगा। 8 से, 8 दूनी 16 नहीं कटेगा। 9 से, फिर 9 गुणे 90 गुणे 2, या ये ही पहला वाला ही हो गया। 2 2 4 2 6 गुणनखंड आ रहे हैं इसमें। इसका सम विषम बताएंगे, ये देख के इसको निकाल सकते हैं ऐसे करके। अब 180 के सभी विषम गुणनखंड तो ऐसे निकाले जाएंगे, सम वाला छोड़ दीजिए और विषम वाले सारे बता दिए। 3 और 5 क्या है, विषम है, तो सम को छोड़ दीजिए। ठीक, अगला सवाल हो सकता है इसका 144 हो गया, 180 हो गया। अब आता है 144 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन लोग कर चुके हैं। 144 को लिख सकते हैं 144 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2, यानी 16 नवैया 144, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 16 नवैया 144। अब इसका कुल गुणनखंड बताना है। कुल गुणनखंड बताना है। कुल गुणनखंड बताने के लिए इसको 4 धन 1 करेंगे, अगले ब्रैकेट में 2 धन 1 करेंगे, यानी 5 गुणे 3 बराबर 15। इतना तो आप लोगों ने अब समझ ही लिया। एक गुणनखंड ज्ञात करने के लिए x+1 और y+1 z+1 करेंगे। ठीक है, ये कुल गुणनखंड हुए। लेकिन यहाँ पर योग बताना है गुणनखंडों का। क्या बताना है, सभी गुणनखंडों का योगफल बताना है। तो योगफल बताने के लिए इसको दूसरे तरीके से हल करेंगे। देखिए, योगफल बताने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, कहाँ तक, 2 की पावर 4 तक, गुणे वैसे 3 के साथ करिए, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, यानी इसको एक्सपेंड करते जाते हैं जहाँ तक की पावर है। 0 से शुरू करते हैं और जैसे 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 तक करेंगे। ठीक है, अब इसको लिख दीजिए 1 2 की पावर 0, जहाँ भी a की पावर 0 होगी तो इसकी वैल्यू 1 होती है। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा। ठीक है, 2 धन 4 धन 8 धन 16 गुणे अगले ब्रैकेट में ये हो जाएगा 1 धन 3 धन 9। यहाँ पर बना 24 4 28 2 30 1 31 गुणे यहाँ पर बना 13 13 एकम 13 के 3 13 3 39 1 40। इसका योगफल ऐसे ज्ञात करेंगे। अगर योगफल पूछा है तो ऐसे ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर सभी गुणनखंडों का योगफल पूछा गया था जो कि 403 होगा। ये आपका चौथा सवाल था। थोड़ा सा तेजी से चलेंगे जिससे कुछ हद तक सवाल हल कर पाएँ। अगला है 240 के अपवर्तकों के युग्मों की संख्या बताइए। ठीक है, पांचवा सवाल है आपका।
पांचवा सवाल है आपका, अपवर्तकों के युग्मों की संख्या बताना। क्या संख्या है? 240। 240 को ऐसा करो, इसको ऐसे लिखो गुणनखंड के रूप में। 2 से भाग दोगे 12 आएगा, फिर 2 से भाग दोगे 60 आएगा, फिर 2 से दोगे 30 आएगा, और फिर 2 से दोगे 15 आएगा, फिर 3 से दोगे 5 आएगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, गुणे 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है, फिर 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और अपवर्तकों के युग्मों की संख्या ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x + 1, अगले ब्रैकेट में y + 1, अगले ब्रैकेट में z + 1। इसी तरह तो 1/2, x का मान 4 है, 4 धन 1, अगले ब्रैकेट में 1 धन 1, अगले ब्रैकेट में 1 धन 1, ऐसा लिखो 1/2। इसको लिख सकते हैं आप 5 गुणे 2 गुणे 2, ये हो गया 1/2 गुणे 5 दूना 10 दूना 20, ठीक है। यहाँ से कटेगा तो 10 आएगा, युग्मों की संख्या क्या आएगा? 10 आएगा। कितने युग्म बनेंगे? इसमें जो है 10 युग्म बनेंगे, और यही फार्मूला है। अगर फार्मूला आपको याद है तो ये सामान्य सवाल आपको आ जाएंगे, फार्मूला नहीं याद है तो समस्या हो सकती है, ठीक है। इस प्रकार से इसको हल करेंगे। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल हो सकता है यदि p बराबर दिया गया है 2 की पावर 3, इसको देख लीजिए, फिर अगला देखते हैं। 5 नंबर सवाल है आपका, 5 क्या 6 नंबर सवाल है। p बराबर दिया गया है 2 की पावर 3, 3 की पावर 10, 2 की पावर 3, 3 की पावर 10 गुणे 5, और q बराबर दिया गया है 2 की पावर 5 गुणे 3 गुणे 7। देखिए फिर से मिलाते हैं, 2 की पावर p बराबर दिया गया 2 की पावर 3, 3 की पावर 10 गुणे 5 की पावर गुणे 5, और q बराबर दिया गया है 2 की पावर 5 गुणे 3 गुणे 7। तो इसका मासा बताना है। मासा ज्ञात करने के लिए जो दोनों में कॉमन होगा वही लिखेंगे। 2 की घात 3 यहाँ है, 2 की घात 5 यहाँ है, यानी दोनों में 2 की घात 3 कॉमन हो सकता है, ठीक है। 3 की पावर 10 यहाँ है, 3 यहाँ है, यानी 3 दोनों में कॉमन हो सकता है। आगे 5 यहाँ है, 7 यहाँ है, इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो यही इसका मासा हो जाएगा, ठीक है। जो कॉमन होगा वही मासा होगा, कॉमन फैक्टर, ठीक, कॉमन फैक्टर ही मासा होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर कह रहा है 35/12 49/30 और 21/20 का क्या बताना है? LCF यानी मासा बताना है। इसका क्या बताना है? मासा बताना है। तो क्या करते हैं, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। मासा में अंशों का मासा बटे हरों का लासा, यानी 35, 49 और 21 का क्या करेंगे? मासा ज्ञात करेंगे, जबकि हर में क्या है 12, 30 और 20 का क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे। अब इसको निकालिए आप लोग। 35, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 7 × 3 = 21, ठीक है। यानी क्या आएगा? मासा इसका क्या आएगा? 7 आएगा। लासा क्या हो सकता है? सबसे बड़ी संख्या हो सकती है, या उसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना करते जाओ। 30 है, 30 का 2 गुना 60 होगा, 60 में 12 × 5 = 60, 30 दूना 60, 20 तिहाई 60,
यानी 7/60 इसका क्या होगा, आंसर होगा 7/60। ए ऑप्शन। 7 नंबर 6 नंबर दोनों लगे हैं। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। आठ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है 2/9 5/6 तथा 4/27 का लासा बताइए। ठीक है, लासा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अंशों का लासा निकालेंगे। 2, 5 और 4 का क्या करेंगे, लासा बटे 9, 6 और 27 का मासा याद करेंगे। यही तो करेंगे। 2, 5, 4 का लासा क्या होगा, 5 और 20। सबसे बड़ी संख्या का गुणा करते जाएंगे आगे। लासा ज्ञात करना है, छोटी संख्याओं का लासा आप याद कर सकते हैं। 9, 6, 27 का मासा बताना है। सबसे छोटी संख्या होगी या उससे छोटी संख्या होगी, मासा। तो क्या है यहाँ पे 6 है, 6 नहीं होगा तो उससे छोटा। 6 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 2 × 3। अब 3 का पहाड़ा सब में पढ़ो। 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 3 9 27, यानी इसका मासा क्या होगा, 3 होगा। 20/3 इसका आंसर आएगा। मासा और लासा ज्ञात करना पिछली कक्षाओं में आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है, वहाँ से आप लोग क्लास देख सकते हैं। ये हो जाएगा 20/3। अगला सवाल है 9 नंबर 1.5। इसको थोड़ा सा मिटा के बताना पड़ेगा। अगला सवाल है 1.5। अगली संख्या है 0.24 तथा 0.036 का मासा बताना है। मासा बताइए। अब आपको दशमलव अंक मिल गए। एक काम करिए, यहाँ पर 2 अंक है दशमलव, यहाँ पर 3 अंक है। सभी को 3 अंक दशमलव तक ले जाइए। इसको लिख सकते हैं 1.500। इसको लिख सकते हैं 0.240 और इसको तो वैसे रहने दो 0.036। ठीक है, इतने का मासा ज्ञात करना था। अब ऐसा करते हैं, अगर 1000 से तीनों में गुणा कर दे तो तीनों क्या हो जाएंगी, संख्या के रूप में बन जाएंगी। ये हो गया 15, ये हो गया आपका 1, 2, 3, 2 0 आ जाएगा और यहाँ पे 2, 4 0 आ जाएगा तथा अगला हो जाएगा 36। ठीक है, अब इनका अगर मासा बता दिया जाए, इनका मासा निकाल दिया जाए। और मासा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में भाग देंगे। चलो इसका निकाल लेते हैं। 240 में भाग देंगे 36 से। 6 बार जाएगा, 6 छक 36, 6 त्रिक 18, 3 21, 16। ये 6 है, यहाँ पर 10 होगा। 4, 3 में से 1 गया 2, 24 आया। 36 एक बार जाएगा, 2, 1 और 12 इन दोनों संख्याओं का मासा आया। अब चेक करते हैं क्या 1500 का भी मासा है 12 चेक करो तो 12 1 का 12, 3, 12 दूंगा 24, 6, 12 5 60, यानी इन संख्याओं का मासा क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। 12 क्या आ गया मासा। अभी हम लोगों ने 1000 से गुणा किया था,
अब 1000 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, क्या आएगा 0.012, यही क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। यानी दशमलव संख्या को पहले संख्या में बदलेंगे, संख्या में बदलने के बाद उसका मासा निकालेंगे, मासा निकालने के बाद जितने से गुणा किए रहेंगे उतने से हम लोग भाग दे देंगे, तो हमारा मासा निकल आएगा। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, 0.012। ठीक है, ऐसे ही मासा याद करते हैं और इसी प्रकार से लासा भी इसका निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। 10 नंबर में है 0.06, अगली संख्या है 0.09 और अगली संख्या है 0.036, अगली संख्या है 0.036 और अगली संख्या है 0.084। इन संख्याओं का लासा बताना है, क्या करना है, एलसीएम बताना है, एलसीएम बताना है। वही करेंगे हम लोग जो पिछले सवाल के साथ किए। यहाँ पर देखो 3 अंक है, यहाँ पर भी 3 अंक है ना, यहाँ पर भी 3 अंक है, यहाँ पर भी 3 अंक है। चलिए 3 अंक में बनाते हैं सबको, 0.00, इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.099, इसको लिख सकते हैं 0.036, इसको लिख सकते हैं 0.084। ठीक, अब 3 अंक में बन गया सब कुछ, ये 3 अंक, ये 3 अंक, ये 3 अंक, ये 3 अंक। 1000 से गुणा कर देंगे तो तीनों जो है संख्याओं में बदल जाएंगे। ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 84। अब इतने का लासा बता दीजिए। अब इनका लासा बताना है, 600, 900, 36 और 84। अब इनका लासा निकालने के लिए सबसे पहले संक्षिप्त विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे। हम लोग 900 को लिख सकते हैं, 900 को लिख सकते हैं 100 गुणे 9 और 100 को लिख सकते हैं 25 गुणे 4, यानी 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 यहाँ है ही और 5 की पावर 2 हो जाएगा, यानी 25 चौका 100, 900 हो गया। ऐसे ही 600 को लिख सकते हैं 100 गुणे 6, यानी इसको भी लिख सकते हैं, इसको फिर आगे तोड़ेंगे तो ये 2 गुणे 3 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 यहाँ से आया, 1 यहाँ से आया, 3 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 3। 600 को लिखेंगे तो ऐसे आएगा ये। फिर हम लोग 36 को लिख सकते हैं 9 चौक 36, यानी 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2। ऐसे 84 को लिख सकते हैं, 84 को क्या लिख सकते हैं, 84 का निकालेंगे, 12 पंचे 60 और 12 दूना 24, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, यानी इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 गुणे 7। ऐसा इन संख्याओं को लिख सकते हैं, ये 7 फॉर्म हो। तो इनका लासा निकालने के लिए किसी भी एक संख्या का गुणा कर दीजिए पूरे का, जैसे 900 का गुणा करिए, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। 900 का गुणा हो गया। अब 600 में देखो 2 की पावर 3 था, यहाँ पर 2 की पावर 1 ही लिए हैं, 2 ही लिए हैं, यानी 2 और गुणा होगा। ठीक, और सारी संख्याएं हो गई। 2 की पावर 5 की पावर 2 ऑलरेडी है यहाँ पर, 3 की पावर 1 यहाँ पर 2 पावर ऑलरेडी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 दोनों यहाँ पर मौजूद हैं पहले से। यहाँ पर 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 7 है, तो 7 यहाँ पर नहीं है। ये इतना हो जाएगा क्या, लासा हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं
2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 5 हम 25 और ये 7 दूना 14। ये हो जाएगा 25 चौका 100 और ये 900 हुआ। 900 गुणे 14, 14 9 126, ऐसे तो लिखेंगे। ये 126 हुआ। 126 को 1000 से गुणा किए थे, अब 1000 से भाग दे देंगे तो ये आएगा 12.6, 12.6 आएगा। एक बार फिर से देखते हैं। दशमलव में दी गई संख्याओं को पहले हम पूर्ण संख्या में या संख्या में बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 अंक पार तक दशमलव है, सभी को 3 अंक में नियोजित करें। दशमलव के बाद 0 बढ़ाने से संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 0.600, 0.900, 0.0636, 0.084। अब ये 3 अंक बाद तक बन गया। यदि हम 1000 से गुणा कर दें तो तीनों का दशमलव हट जाएगा। यहाँ पर आएगा 600, यहाँ पर आएगा 900, यहाँ पर 36 और यहाँ पर 84। यदि 600, 900, 36 और 84 का लासा निकाल लें हम तो 1000 से यहाँ पे गुणा किए हैं, नीचे हम लोग 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है। 1000 से नीचे हम लोग भाग दे देंगे तो हमको लासा प्राप्त हो जाएगा। अब 600, 900, 36 और 84 का लासा आप चाहें तो संक्षिप्त विधि से निकालें और आप चाहें तो गुणनखंड विधि से निकालें। हमने संक्षिप्त विधि का प्रयोग किया है। 900 को लिख सकते हैं 100 गुणे 9, 600 को लिख सकते हैं 100 गुणे 6, 36 को लिख सकते हैं 9 चौक 36, 84 को लिख सकते हैं 12 सत्ते 84 और यहाँ से हम लोगों ने एलसीएम निकाला। आप चाहें तो 600, 900, 36 और 84 का गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। आंसर आएगा इसका 12.6। ये आपका 10वां सवाल था, ठीक। इस प्रकार लगेगा। आप चाहें तो ऐसा भी निकाल सकते हैं 600, 900, 36 और 84, ऐसे 2 से काटिएगा, फिर काटिएगा, फिर काटिएगा, ऐसे करते चले जाइए। ये तरीका भी ठीक है, ठीक है। यहाँ से ये 10वां सवाल हुआ। दस के बाद हम लोग 11 नंबर सवाल पे देखते हैं। अब कुछ 11 नंबर सवाल में 3 की पावर 7, 3 की पावर 10, 3 की पावर 11 और 3 की पावर 15 का क्या बताना है, का मासा बताइए। तो कभी भी अगर आधार समान हो तो मासा ज्ञात करना है, सबसे छोटी पावर होगी, और लासा ज्ञात करना है तो सबसे बड़ी पावर होगी। यानी यहाँ पर 3 की पावर 7 सबसे छोटी है तो यही इसका मासा हो जाएगा। 11 नंबर में ए ऑप्शन सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है 3 की पावर -7, 3 की पावर -7, 3 की पावर -9, 3 की पावर -12 और 3 की पावर -15 का मासा बताना है, ठीक है। यदि घातें ऋणात्मक हो, यदि घातें ऋणात्मक हो तो सबसे बड़ी संख्या जिसकी पावर सबसे छोटी होगी, ऋणात्मक होने पर जिसकी पावर सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़ी संख्या होगी, और जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी ऋणात्मक पावर वो सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पर मासा ज्ञात करना है, यानी सबसे छोटी संख्या यही है जो सबको विभाजित करेगी, ठीक है। तो इसका मासा क्या हो जाएगा 3 की पावर -5। फिर से एक बात देखते हैं, यदि आधार बराबर हो और घातें ऋणात्मक हो तो मासा सबसे बड़ी पावर होगी, मासा सबसे बड़ी पावर होगी और लासा सबसे छोटी पावर होगी। लेकिन यदि घातें धनात्मक हो तो मासा सबसे छोटी पावर होगी और लासा सबसे बड़ी पावर होगी। ये चीज़ें आप समझ गए, इसीलिए बगल बगल दिए गए थे सवाल। अगला सवाल है 2 की पावर -7, 2 की पावर -7, 2 की पावर -11, 2 की पावर -15 और 2 की पावर -18 का लासा बताइए। अभी हमने चर्चा किया, यदि घातें ऋणात्मक हो तो सबसे कम पावर वाली क्या होगी, लासा होगा।
2 की पावर -7 इसका लासा होगा। ठीक है, 13 नंबर हो गया। 14 नंबर के सवाल देखते हैं। अगला है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 तथा 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 तथा 5 का मासा बताइए। अब आपकी इच्छा करे तो इसको खोल दीजिए। ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, नहीं 32 होगा। ये 5 बार गुणा किया गया है। ये होगा 3 त्रिका 9 और ये है 5। मासा इसका कोई कॉमन है नहीं तो मासा क्या होगा? 1 होगा। मासा इसका क्या होगा? 1 होगा। कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है और कॉमन फैक्टर ही मासा होता है। ये हुआ 14 नंबर सवाल। अगला सवाल है, देखते हैं इसको मिटा के। अगला सवाल है 15 नंबर। 2 की पावर -5, 2 की पावर -5, 3 की पावर -2 तथा 4 की पावर -2 का लासा बताना है। इसका क्या बताना है? लासा बताना है। सबसे पहले इसको तोड़ो। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5, अगले को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 1 बटे करके। बटे में जाने पे पावर धनात्मक हो जाएंगे। ठीक है, तथा इसको लिख सकते हैं 1 बटे 4 की पावर 2 का लासा बताना है। अब इसको तोड़ दीजिए। ये हो जाएगा 1 बटे 32, ये हो जाएगा 1 बटे 9, अगला हो जाएगा 1 बटे 16। अब इसका लासा बताना है। तो क्या होता है? अंशों का लासा बटे हरों का मासा। लासा ज्ञात करने के लिए 1 का लासा बताओ और 32, 9, 16 का मासा। 1 का लासा 1 होगा, 32, 9 और 16 का मासा 1 होगा, यानी इसमें क्या आएगा? आंसर 1 आएगा। ठीक है, इस प्रकार के से इसको लगाएंगे और ये सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। अगर ऐसे सवाल पूछें और घातें उसकी ऋणात्मक हो तो और आधार जो है समान ना हो तो मासा 1 होगा, लासा 1 होगा और मासा ज्ञात करना पड़ेगा। मासा क्या आएगा? ठीक, लगभग सवालों में। अब सवाल की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुछ संख्याओं का लासा दिया गया है। लासा दिया गया है क्या? 120। 16 नंबर, कुछ संख्याओं का लासा 120 है। निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का मासा नहीं हो सकती? ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 15, दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा 32। हमने बताया था कि लासा जो है, लासा मासा से विभाज्य होता है, हमेशा विभाजित होगा। ठीक है, हमने बताया था कि लासा सदैव मासा से विभाजित होगा। अगर ये संख्याएं मासा हैं तो इसको विभाजित करेंगे। क्या 15 120 से विभाजित है? 15 अट्ठे 120, 20 छक्का 120, 30 चौका 120। क्या 32 विभाजित कर रहा है 120 को? नहीं विभाजित कर रहा है, तो यही इसका मासा नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? कुछ संख्याओं का मासा 24 है। कुछ संख्याओं का मासा 24 है, इनका लासा नहीं हो सकता है। क्या? वही लासा में भी मामला है। मासा क्या दिया गया है? 24 दिया गया है। अब लासा इसका कौन सी संख्या नहीं हो सकती? 48, 72, 124 और 120, यही ऑप्शन है। तो 24 से जो संख्याएं विभाजित होंगी वे सभी मासा होंगी। 24 दूना 48 मासा है, 24 तिया 72 मासा है,
24 पंचे 120, ये भी इसका लासा हो सकता है, क्योंकि लासा सदैव मासा से विभाजित होगा। तो जो संख्याएं विभाजित होंगी वही मासा होंगी, लासा होंगी इसकी। तो यहाँ पर 48 भी इसका लासा हो सकता है। इन्हीं दो संख्याओं का मासा 24 है। संख्याएं हैं ए और बी, इन दोनों का मासा क्या है? 24 है। प्रश्न पूछ रहा है इन दोनों का लासा इनमें से क्या नहीं हो सकता है। तो हमने बताया कि लासा सदैव मासा से विभाजित होगा, यानी जो संख्याएं 24 से विभाजित होंगी वही संख्याएं इसका लासा हो सकती हैं। 24 48 से विभाजित, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 पंचे 120, तीनों विभाजित हैं। 124 विभाजित नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा लासा इन संख्याओं का। ठीक है, ये हो गया। अगला सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल कह रहा है कि कुछ संख्याओं का मासा दिया गया है। मासा क्या दिया गया है? 15 दिया गया है। और संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात दिया गया है 5, 6, 8। सबसे बड़ी संख्या बतानी है, सबसे बड़ी संख्या। सवाल है आपका, 3 संख्याओं का मासा 15 है, उन संख्याओं का अनुपात 5:6:8 है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान बताइए। आपने पढ़ा था कि संख्या का मान निकालने के लिए, संख्या का मान निकालने के लिए मासा गुणे आनुपातिक पद अगर पता चल जाए तो आप संख्या बता देंगे। आनुपातिक पद अगर पता चल जाए तो आप संख्या बता देंगे। ठीक, चलिए, पहली संख्या होगी आपका 5 गुणे 15, दूसरी संख्या होगी 6 गुणे 15, तीसरी संख्या होगी 8 गुणे 15, 15 पचे 75 पहली संख्या, 15 छक्का 90 दूसरी संख्या और 15 से 120 तीसरी संख्या। इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? 120 है। ये तो इसका रेगुलर नियम हुआ। अब जो आनुपातिक पद सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी, और जो आनुपातिक पद सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। 15 8 120, ये हुआ इस पे लगाने का तरीका। ठीक है, इसके बाद आएगा 19 नंबर सवाल। आपका कहता है 2 संख्याओं का मासा और लासा दिया गया है। क्या दिया गया है 19 नंबर में? 2 संख्याओं का मासा दिया गया है। मासा दिया गया है, लासा दिया गया है, और एक संख्या दी गई है। दूसरी संख्या आपसे क्या की गई? पूछी गई। ठीक है, मासा क्या है इसका? 2 संख्याओं का मासा 18 है, और लासा क्या है? 378 है। एक संख्या इसमें से दी गई है 126, दूसरी संख्या हमको बतानी है। हमने पढ़ रखा है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, यही तो पढ़े हैं। इस पे रख दिया जाए मान। पहली संख्या का मान 126 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। मासा जो है 18 है गुणे 378, यही तो था। अब दूसरी संख्या निकालने के लिए हम लोग 18 गुणे 378 करेंगे बटे 126 करेंगे। 18 सत्ते 126 होता है, और 7 पचे 35, 7 चौक 28। दूसरी संख्या क्या होगी? 54 होगी। इस प्रकार से इसको लगाएंगे। दूसरी संख्या क्या होगी? 54 होगी। 19 नंबर सवाल। और इसी पर 20वां सवाल भी है आपका। ठीक है, इसी पर 20वां सवाल भी है। इसी पर 20वां सवाल भी है।
देखते हैं 20 नंबर कह रहे हैं ऐसे ही पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो इसमें 20वें सवाल में कह रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल ये दिया गया है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया गया है? 10 4 0 4। ठीक है। संख्याओं का लासा दिया गया है, ये CF नहीं गया, लासा दिया गया है 612। लासा दिया गया है 612। HCF निकालने के लिए इसको इस तरफ दे दो, 10 4 0 4 बटे 612 HCF। अब इनको देखें कितने से कटेगा ये। 6 1 7 2 9, अंकों का योगफल 9 आ रहा है, यानी 9 से संख्या कट सकती है। काटते हैं। 9 6 54 और 54 आया, 9 8 72 58 हुआ। 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 9 बजे 45, 9 6 54। अब कितने से कटेगा? 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 1156 आया, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9 5 14, 9 के 45, 9 6 54। ठीक है। यहाँ से 9 बचे 45 और यहाँ पर होना चाहिए 9 बजे 45 होगा ना, 9 6 54, 6 बार जाएगा 54 और 9 8 72। अब ये कटेगा कितने से? 4 से कट सकता है। ठीक है। 4 से इसलिए क्योंकि अंतिम अंक जो है वो 4 से कट रहा है, अंतिम 2 अंक, और 2 ही अंक ये हैं इसमें। 4 1 कम 4, 4 7 28। यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 9 36। अब ये होगा 17 17 में 289, यानी इसका HCF क्या आएगा? 17 आएगा। कुल मिला के ये सारे सवाल फार्मूले पे हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, और इसमें भाग गुणा और भाग करना है। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है। ये 20 सवाल हो गए, और इसमें और सारे सवाल भी हैं जो अगले लेक्चर में लेने पड़ेंगे, नहीं तो क्लास बड़ी लेंदी हो जाएगी। अब इन 20 सवालों में आपको कोई छूटा तो नहीं? जैसे कोई भी क्वेश्चन एक आपको थोड़ा सा कम समय दे पाए हैं, जैसे संख्याएं हैं आधार बराबर हैं, इसमें से कोई सवाल है 3 की पावर 7, 3 की पावर 10, 3 की पावर 11 और 3 की पावर 15। ये क्वेश्चन था आपका 11 नंबर। ध्यान से देखिएगा। यदि आधार समान है तो मासा जो होगा सबसे कम पावर वाला होगा। आधार समान है और घातें धनात्मक हैं। यहाँ पर धनात्मक है ना, घातें क्या है? धनात्मक है। यदि आधार समान है और घातें धनात्मक हैं तो मासा सबसे कम पावर वाला होगा। 3 की पावर 7 मासा हो गया, और लासा क्या होगा? 3 की पावर 15। ठीक, ये बातें समझ में आनी चाहिए। लेकिन इसी के आगे एक सवाल और था, यदि घातें ऋणात्मक हों, आधार समान हो और घातें ऋणात्मक हों, 3 की पावर -7, 3 की पावर -9, 3 की पावर -12 और 3 की पावर -15, ऐसी स्थिति में मासा और लासा क्या होंगे? तो ध्यान से सुनिएगा। ऐसी स्थिति में यदि आधार बराबर हो और घातें ऋणात्मक हो, यदि आधार बराबर हो और घातें ऋणात्मक हो, तो सबसे अधिक पावर वाला क्या होगा? मासा होगा, और सबसे कम पावर वाला क्या होगा? लासा होगा। ठीक है। ये बातें आपको समझनी चाहिए, ये इतनी बातें समझनी चाहिए। इसके आगे अभी एक क्लास और लेनी पड़ेगी SCF और LCM पर, और उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक आप देखते रहिए सूर्या क्लासेज का YouTube चैनल। थैंक यू।